भरी अदालत में रोज की तरह कामकाज जारी था। जज साहब मुकदमे सुन रहे थे। आरोपियों को पेशी के लिए बुलाया जा रहा था। इन्हीं आरोपियों में से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे पुलिस वाले अपनी कस्टडी में अदालत के कोर्ट रूम में लेकर आए थे। लेकिन अगले पल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। उसी अदालत में नेवी की ड्रेस पहने हुए एक नौजवान भी मौजूद था और उसके हाथ में गन मौजूद थी। जैसे ही आरोपी अदालत के भीतर आया तो उस व्यक्ति ने सही मौके का इंतजार किया। सही मौका मिलते ही उसने अपनी जेब से हथियार निकाल और आरोपी के ऊपर फायर खोल दिया। उस अदालत में मौजूद तमाम पुलिस वाले देखते ही रह गए। वहां मौजूद वकील, न्यायाधीश के अलावा पूरा स्टाफ इस हत्याकांड को देखता रह गया। उस आरोपी की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद उस हत्यारे ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वालों ने भी उस पर फायर खोल दिया। उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर वो कौन था जिसे मारा गया और क्यों मारा गया, और मारने वाला कौन था जिसने भरी अदालत में जज के सामने आरोपी को गोली मार दी? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। ये कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड के उस दौर की जब मुंबई का अपराध जगत कई दशकों तक शांति से अपनी आपराधिक गतिविधियों को चलाते रहने के बाद खून खराबे के दौर में प्रवेश कर चुका था। करीम लाला का पठान गैंग पूरे अंडरवर्ल्ड पर छाया हुआ था। पूरी मुंबई में उसकी तूती बोलती थी और पठान गैंग की छत्र छाया के नीचे मस्तान मियां अपना कारोबार किया करते थे। और मस्तान मियां के संपर्क में था वर्धा राजन मुदलियार, जो बेसिकली धारावी की बस्तियों में अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। अंडरवर्ल्ड के ये तीनों खिलाड़ी अपना अपना एरिया बांटकर अपराध की दुनिया में अपना अपना खेल खेला करते थे। सभी की सेटिंग सिस्टम में काफी ऊपर तक थी, इसीलिए आम आदमी की परेशानियों से किसी को कोई लेना देना नहीं था। सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोगों को उनका हिस्सा पहुंचा दिया जाता था और ये लोग मुंबई में हफ्ता वसूली, सट्टा, जुआ, शराब का अवैध कारोबार, वैश्यावृत्ति, ड्रग्स रैकेट का संचालन, नशीली ड्रग्स और सोने के साथ साथ विदेशी माल की तस्करी जैसे सभी तरह के अपराध करते थे। सब कुछ शांति से चल रहा था। लेकिन आगे चलकर 80 के दशक में जहां अंडरवर्ल्ड के ये तीनों खिलाड़ी खेल खेलते खेलते बूढ़े हो गए, वहीं अब उनकी जगह लेने वाली नई पीढ़ी के लोग सामने आ रहे थे, जिसमें सबसे दबंग, तेज और खतरनाक थे करीम लाला के फैमिली मेंबर्स। करीम लाला के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में नंबर 1 डॉन की कुर्सी को वो अपने बाप की बपौती समझते थे। लेकिन ये दुनिया किसी शहंशाह की सल्तनत नहीं थी। यहाँ तो वही सुल्तान होता था जो दूसरों को मारकर अपना सिक्का जमा ले। मुंबई अंडरवर्ल्ड में नए नए लोग पैदा हो रहे थे और इन्हीं में से एक थे इब्राहिम ब्रदर्स। बेसिकली इसमें साबर कास्कर का नाम सबसे ऊपर था, जो अपने छोटे भाई दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया करता था। साबिर कास्कर को अपने सामने उठता हुआ देखकर पठान गैंग के लोग खुन्नस खाए हुए बैठे थे। दरअसल साबिर और दाऊद मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना कद बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। वो जानबूझकर पठान गैंग से पंगा ले रहे थे ताकि वो पठान गैंग के सामने खड़े हो सके, उनका रुतबा बढ़ सके। शुरुआत हुई एक दूसरे को नीचा दिखाने से, यानी कि एक दूसरे का माल अपने कब्जे में कर लेने से। पठान गैंग का जो माल किसी दूसरी जगह सप्लाई होने जाना था, दाऊद इब्राहिम अपने साथियों के साथ मिलकर उस माल को अपने में कब्जे में कर लेते थे। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो पठान गैंग के छोकरों के साथ मारपीट करने लगा। इन दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगे और यही झगड़े आगे चलकर खूनी गैंग वॉर में बदल गए। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब हाजी मस्तान ने अपना रोल निभाया और दाऊद और साबिर के साथ साथ पठान गैंग के लोगों को एक साथ मिलाया। एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कुरान की कसम खाकर यह तय किया गया कि अब ये लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, न ही एक दूसरे के रास्ते में आएंगे, बल्कि चुपचाप अपना अपना काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पठान गैंग के कुछ लोग दाऊद इब्राहिम से खुन्नस से पाले हुए थे। अब तक इन लोगों का अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन दाऊद इब्राहिम गैंग के ऊपर उठने और उनके सामने आने से इन लोगों को ये लगता था कि ये कल का लड़का मुंबई अंडरवर्ल्ड में हमारी जगह लेने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम के लिए पंगा लेना उसके फायदे का सौदा था, क्योंकि पठान गैंग को निपटा कर ही वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन बन सकता था। दोनों के बीच दुश्मनी का ये सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन आगे चलकर इस दुश्मनी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इस खतरनाक खेल को और भी खतरनाक बना दिया और अब ये लड़ाई बदले की आग में बदल गई।
दरअसल 12 फरवरी साल 1981 की रात दाऊद का बड़ा भाई साबिर कासकर अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकला, पर उसे नहीं मालूम था कि मौत ने उसका रास्ता देख लिया है और अब वो उसका पीछा कर रही है। साबिर ने नोटिस किया कि एक एम्बेसडर कार उसके पीछे आ रही है। शिवाजी पार्क के पास पहुंचते ही साबिर को लगा कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। वो नजदीक के पेट्रोल पंप में पहुंचा और वहां पेट्रोल डलवाने के लिए उतरने लगा, लेकिन इसके पहले ही वहां पर उसका पीछा कर रही एम्बेसडर कार पहुंच जाती है। कार में से लोग उतरते हैं और सीधा साबिर के ऊपर फायर करने लगते हैं, उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। साबिर की गर्लफ्रेंड चित्रा भी डरी सहमी सी बैठी रही। देखते ही देखते थोड़ी देर में ही उन लोगों ने साबिर कासकर का गेम बजा दिया। साबिर के साथ हुए इस इंसिडेंट को लेकर कई लोगों के नाम सामने आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मान्या सुर्वे का। इसके अलावा आमिर ज़ादा, आलम जेब और जफर लाल बत्ती का। हालांकि कुछ जानकारों द्वारा ये बात भी कही गई कि साबिर कासकर की हत्या में मान्या सुर्वे का कोई हाथ नहीं था। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नए साथियों से कहना चाहते हैं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉन के भाई की मौत हो चुकी थी। इसके बाद तो अंडरवर्ल्ड में जितने भी लोग एक्टिव थे सारे के सारे डीएक्टिव हो गए और अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि वो सभी अच्छी तरह से जानते थे कि अब बदला लेने की बारी दाऊद इब्राहिम की थी। नॉर्मल झगड़े में वो खून की नदियां बहा देता है, इस बार तो उसका अपना बड़ा भाई, सगा भाई मारा गया है, तो डेफिनेटली वो इसका बदला जरूर लेगा। दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई की मौत का बदला भी लिया। जिस दिलेरी और दबंगई के साथ दाऊद इब्राहिम ने साबिर कासकर की मौत का बदला लिया, वो भी एक इतिहास बनकर रह गया। दाऊद के बदले की आग में सबसे पहले आमिर ज़ादा की बलि चढ़ी। आमिर ज़ादा पठान गैंग का खास आदमी होता था। ये उन लोगों में शामिल था जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में साबिर कासकर और दाऊद इब्राहिम के बढ़ते कद से सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। आमिर ज़ादा पठान गैंग को सबसे मजबूत करने वाले लोगों में गिना जाता था। वो अपने समय का अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन था। आमिर ज़ादा की कहानी को समझने से पहले चलिए चलते हैं उस टाइम पीरियड में जब हाजी मस्तान जेल से छूटकर बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद हाजी मस्तान ने वरदराजन को अपने साथ मिला लिया। अब वरदराजन मुदलियार उसके लिए काम करने लगा। वो माटुंगा स्टेशन के बाहर लगने वाले गणेश पांडालों में एक्टिव रहने लगा। अपने समय में वो काफी धार्मिक व्यक्ति भी हुआ करता था। लोग उसे एक रिलीजियस पर्सन के तौर पर पहचानते थे। आगे चलकर गणेश पांडालों में रुपए पैसे का प्रभाव नजर आने लगा। डेफिनेटली ये तमाम बदलाव वरदराजन की वजह से ही आए। नायक, दयावान और अग्निपथ जैसी फिल्में वरदराजन मुदलियार की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई। बेसिकली अग्निपथ में आपने अमिताभ बच्चन की जिस डिफरेंट वॉइस और डायलॉग डिलीवरी स्टाइल को देखा, वो स्टाइल वरदराजन मुदलियार का ओरिजिनल स्टाइल था। इस शैली को अमिताभ बच्चन ने कॉपी किया। इधर हाजी मस्तान सोने चांदी की स्मगलिंग में काफी आगे निकल चुका था। हाजी मस्तान हिंदुस्तान से जो सोना और चांदी बाहर भेजता था वो काफी भरोसेमंद होता था। चांदी के मामले में तो यहाँ तक कहा जाता है कि हाजी मस्तान जो भी चांदी स्मगलिंग करके दूसरों को भेजता था वो बहुत प्योर होती थी, और उसकी प्योरिटी की वजह से ही उसे मस्तान की चांदी कहा जाता था। मस्तान जब फायदे का धंधा कर रहा था, उस समय उसने मालाबार हिल में एक आलीशान घर बनवाया, महंगी महंगी कारें खरीदी। मद्रास की रहने वाली साहिब बीवी से हाजी मस्तान की शादी हुई और इस शादी से उनको 3 बेटियां हुई, जिनके नाम शमशाद, कमरुन्निसा और मेहरुन्निसा है। हाजी मस्तान को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार भी किया, एक बार साल 1974 में और दूसरी बार 1975 में। साल 1975 में दूसरी बार जेल से बाहर आने के बाद हाजी मस्तान ने तस्करी के काम से तौबा कर ली और उसने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया। इस काम को करते हुए अब वो पुराने धंधों से दूर हो चुका था। दूसरी तरफ मुंबई में पुलिस ऑफिसर यादव राव पवार ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो हर कीमत पर वरदराजन मुदलियार का क्राइम सिंडिकेट बर्बाद करेगा और वरदराजन को मुंबई छोड़ने पर मजबूर कर देगा। आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। वरदराजन मुदलियार ने फाइनली मुंबई छोड़ दी और वापस मद्रास चला गया। मद्रास में कुछ दिन रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अंडरवर्ल्ड के तीनों बादशाहों के न्यूट्रल होने के बाद आमिर ज़ादा, आलमजेब और समद पठान ने अंडरवर्ल्ड की कमान अपने हाथों में ली, लेकिन उनके टक्कर में इब्राहिम ब्रदर्स खड़े थे। इसलिए अब ये लड़ाई खूनी अंजाम तक पहुंच चुकी थी। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड में नए नए चेहरे भाई बनकर उभर रहे थे और हर चेहरे का एक ही लक्ष्य था, अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 डॉन बनना। और इसी रेस में सबसे आगे दाऊद इब्राहिम था। जो भी उसे चुनौती देता, दाऊद इब्राहिम उसे या तो खुद निपटा देता या फिर किसी से कहकर उसका गेम ओवर कर देता।
लेकिन दूसरी तरफ आमिरजादा और आलमजेब का खौफ भी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर छाया हुआ था। ये दोनों साथ में ही रहते थे और साथ में ही अपराध करते थे। लोग उनके अपराध से इतने ज्यादा खौफ में रहने लगे थे कि इनका नाम जय वीरू की जोड़ी के तौर पर फेमस हो गए। आमिरजादा और आलमजेब एक दूसरे के लंगोटिया यार थे। इनके पिताजी भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुल मिलाकर ये उनकी दूसरी पीढ़ी थी जो दोस्ती को निभा रही थी। आमिरजादा के पिता थे नवाब खान पठान, जो आलमजेब के पिता के जिगरी यार थे। जानकार बताते हैं कि आमिरजादा और आलमजेब ने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू की, फिर अपने आपराधिक सिंडिकेट को तैयार करके अंडरवर्ल्ड में अपनी शुरुआत की। और ये वही समय था जिस समय दाऊद इब्राहिम भी अपने भाई के साथ मिलकर छोटे मोटे अपराध करता था। ये दौर था 80 के दशक का, और 80 के इस समय में मुंबई में राशिद स्मगलिंग की दुनिया में बड़ा नाम था। राशिद इस धोखे में था कि उसका कोई दुश्मन नहीं, वो अपने धंधे का बेताज बादशाह है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर वो नहीं जानता था कि आमिरजादा और आलमजेब नाम के दो शैतानों की नजर उस पर पड़ चुकी है। उसका कभी भी गेम बजाया जा सकता है या फिर उसका किडनैप हो सकता है। एक दिन राशिद को उसके अड्डे से उठा लिया जाता है। उठाने वाले आमिरजादा और आलमजेब ही थे। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहीं पर उसे बंधक बनाकर रख देते हैं। इसके बाद उसके पैसों की डिमांड की गई। उसके साथ हुई इस घटना से राशिद बुरी तरह से डर गया। उसने उन दोनों से वादा किया कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। उसकी बात पर भरोसा करके आमिरजादा आलमजेब ने उसे छोड़ दिया, लेकिन राशिद के मन में अब बदले की भावना आ गई। उसने आमिरजादा और आलमजेब के दुश्मन यानी कि दाऊद इब्राहिम गिरोह से संपर्क किया। राशिद ने दाऊद इब्राहिम को सीधे सीधे ऑफर दिया कि तुम आमिरजादा और आलमजेब का गेम बचा दो, बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। दाऊद इब्राहिम को अपना गैंग चलाने के लिए इस समय फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। उसने राशिद से हाथ मिला लिया और अब आमिरजादा और आलमजेब की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस बीच आमिरजादा और आलमजेब ने देखा कि राशिद उन्हें पैसा देने के लिए नहीं आया, तो अब वो उसे भूखे कुत्तों की तरह ढूंढने लगे। एक बार उनका सामना दाऊद इब्राहिम से हुआ। उन्होंने देखा कि दाऊद इब्राहिम की गाड़ी में राशिद बैठा हुआ था। इसके बाद तो आमिरजादा और आलमजेब की दाऊद इब्राहिम से भी दुश्मनी और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। एक जानकारी के मुताबिक दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच में झगड़ा लगाने के लिए आमिरजादा के पिता नवाब खान ने बहुत कोशिश की। उसने पठान गैंग के लड़कों को दाऊद इब्राहिम गैंग के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वो चाहता था कि पूरे इलाके में केवल पठान गैंग का ही दबदबा बना रहे। वो दाऊद इब्राहिम और उनके भाइयों से काफी चिढ़ा हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों गैंग के बीच दुश्मनी और भी मजबूत हो गई। इसके बाद आई वो रात जब दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर कास्कर की मुंबई के शिवाजी पार्क के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर हत्या हो गई। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस हत्या का आरोपी आमिरजादा जेब और जफरलाल बत्ते के ऊपर लगा। साबिर कास्कर की हत्या को अंजाम देने के बाद बताया जाता है कि सभी हत्यारे सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम के घर पर पहुंच गए और वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी। उस समय खालिद पहलवान वहां मौजूद था। उसने सबसे पहले गेट को बंद किया और जवाबी फायर शुरू किया। दाऊद इब्राहिम भी उस समय घर पर ही था। उसने भी बाहर निकलकर फायरिंग करनी चाही, लेकिन उसे रोक दिया गया। इन लोगों के जाने के बाद दाऊद इब्राहिम और उसकी पूरी गैंग अपने एक्शन मोड में आ गई और वो अब हर कीमत पर पठान गैंग को ढूंढकर उसे खत्म करना चाहती थी। मगर आमिरजादा और आलमजेब अपने लड़कों के साथ 9-2-11 हो चुके थे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने आमिरजादा को सबसे पहला टारगेट चुना। दाऊद इब्राहिम से बचकर भागने के बाद भी आमिरजादा और आलमजेब की फटी पड़ी थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही दाऊद इब्राहिम को निपटा दें। इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग करी। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के एक केस के मामले में दाऊद इब्राहिम को जमानत मिल गई, लेकिन शर्त ये थी कि उससे हफ्ते में एक बार नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए आना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही हाजिरी लगाकर दाऊद इब्राहिम पुलिस स्टेशन से निकल रहा था कि सामने की बिल्डिंग पर आमिरजादा अपनी बंदूक से उसके ऊपर निशाना साध के बैठा था। जैसे ही दाऊद इब्राहिम उसके निशाने पर आया, उसने गोली चला दी। वो गोली दाऊद इब्राहिम की जान में लगी। उसके साथ खालिद पहलवान था। उसने सिचुएशन को समझा और दाऊद इब्राहिम को बचाकर वहां से ले गया। दूसरी तरफ आमिरजादा भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, लेकिन वो ये अच्छी तरह से समझ गया था कि उसने सांप को सिर्फ घायल किया है, जान से नहीं मारा। आमिरजादा और आलमजेब दोनों ही अब अंडरग्राउंड हो चुके थे। साल 1982 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी शक्ति, जिसमें दिलीप कुमार ने भी रोल किया था। आमिरजादा और आलमजेब इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में पहुंचे।
उन्होंने जब इस फिल्म को लेकर पब्लिक रिस्पांस को देखा तो उनकी जीभ लपलपाने लगी। उनको लगा कि ये फिल्म तो काफी कमाई करने वाली है, फिर क्यों ना इस फिल्म के प्रोड्यूसर को किडनैप कर लिया जाए और फिर उससे पैसे वसूले जाएं। काफी समय तक अंडरग्राउंड रहकर फरारी काटने के बाद उनके पास पैसों की कमी आ गई, जिसे वो इस तरीके से पूरा करना चाहती थी। उन्होंने इस आइडिया पर इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग शुरू कर दी। शक्ति फिल्म को मुशीर और रियाज नाम के 2 लोगों ने प्रोड्यूस किया था। आलमजेब और अमीर ज्यादा ने इसमें से मुशीर को टारगेट किया और उसको किडनैप करके उससे पैसा लेने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने एक जान पहचान वाले व्यक्ति अहमद को फोन लगाया। अहमद फिल्मी दुनिया में एक्टिव था, उससे उन फिल्म निर्माता के ऑफिस के बारे में जानकारी थी। अहमद के जरिए उन्होंने मुशीर और रियाज के ऑफिस का एड्रेस निकलवाया। उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगे कि कितने बजे वो ऑफिस जाता है, कब घर जाता है, कब कहाँ जाता है, और जब इन तमाम बातों की जानकारी मिल गई तब वो मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मुशीर अपने दोस्त हरीश के साथ कहीं जा रहा था। उनकी गाड़ी का पीछा एक और गाड़ी कर रही थी, जिसमें आमिरजादा, आलमजेब के साथ साथ लंबू शहजादा मौजूद था। कुछ देर के बाद मुशीर ने हरीश को एक जगह पर ड्रॉप कर दिया और उसके बाद अकेले चल पड़ा। इन लोगों ने मुशीर की गाड़ी को अपने कंट्रोल में लिया और मुशीर को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले गए। उसे वहां पर बंद करके रखा। मुशीर बदमाशों के द्वारा की गई एक एक हरकत और उन्हें कहां ले जाया गया, इन तमाम बातों को अपने दिल दिमाग में नोट कर रहे थे। फिर उससे पैसों की डिमांड की गई, पर मुशीर ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुशीर को इतना पीटा कि फाइनली वो पैसे देने के लिए राजी हो गया। मुशीर से इन लोगों ने 20 लाख रुपयों की डिमांड करी। एडवांस के तौर पर मुशीर ने किसी तरह अपने दोस्त हरीश को फोन लगाकर 2 लाख का इंतजाम किया और बाकी 18 लाख बाद में देने का वादा किया। इसके बाद आमिरजादा और आलमजेब ने उसे छोड़ दिया। बाहर आने के बाद अभी मुशीर को 18 लाख रुपए और चुकाने थे। उसने ये अपनी परेशानी दिलीप कुमार को बताई। तब दिलीप कुमार मुशीर को उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो के पास ले गए। मामला पुलिस में पहुंच गया और पुलिस भी अब इस मामले को अपने तरीके से जांच करने लगी। बहुत जल्द ही पुलिस को आमिरजादा के अड्डे की जानकारी मिल गई। पुलिस ने जब वहां पर रेड मारी तो उसके पहले ही आमिरजादा और आलमजेब गुजरात जा चुके थे। उस समय गुजरात में अब्दुल लतीफ का सिक्का चलता था। अब्दुल लतीफ की मदद से आलमजेब और आमिरजादा अहमदाबाद के कालूपुर में अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन पुलिस के मुखबिरों की नजर इन दोनों को ढूंढ रही थी। फाइनली एक दिन पुलिस के मुखबिरों ने इन दोनों को पहचान लिया और इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने इनको अहमदाबाद से अरेस्ट कर लिया। इधर दाऊद इब्राहिम आमिरजादा के लिए पूरी तरह से फील्डिंग जमा चुका था। वो चाहता था कि आमिरजादा को भरी अदालत में जज के सामने टपका दिया जाए। इसके लिए उसे एक दिलेर और सन की किस्म के इंसान की जरूरत थी और उसकी ये खोज पूरी हुई डेविड परदेसी पर। वो मुंबई के तिलक नगर का रहने वाला था, जिसकी उम्र 22 साल थी और वो इस काम को करने के लिए तैयार था। डेविड परदेसी को ये नहीं बताया गया कि आमिरजादा का काम तमाम करना है। फाइनली आमिरजादा की सेशन कोर्ट की पेशी वाला दिन भी आ गया। उसे पेशी पर ले जाने वाली पुलिस टीम को इसाक बागवान लीड कर रहे थे। आमिरजादा के साथ पुलिस की टीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसी समय वहां पर नेवी की ड्रेस में डेविड परदेसी भी खड़ा था। दाऊद के लोगों ने डेविड को इशारा किया और बताया कि यही आमिरजादा है और इसी का काम तमाम करना है। प्लानिंग के मुताबिक आमिरजादा को कोर्ट रूम में ठोकने के बाद डेविड को खिड़की से कूदना था और फिर उसे वहां से बचा लिया जाता। पुलिस टीम आमिरजादा को सेशन कोर्ट में लेकर पहुंच गई, उसे कटघरे में खड़ा किया। इसी समय नेवी की ड्रेस में डेविड परदेसी भी वहां पहुंच गया। उसने कटघरे में खड़े अपने टारगेट को देखा, पिस्तौल निकाली और सीधा फायर ठोक दिया। आमिरजादा की वहीं मौत हो गई। इसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक इसाक बागवान एक्टिव हो चुके थे। उन्होंने डेविड परदेसी के पैर में गोली मारी। डेविड भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। तो दोस्तों, इस तरह मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक डॉन आमिरजादा अपने अंजाम तक पहुंच गया। आज का वीडियो यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।